हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का अपडेट और टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 12 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम केवल इस वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 12 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाएं, आप तक टाइम से पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल सीडीपी के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का पेपर 2 का। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वतंत्रता स्थापित करते हैं, जो अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान के निर्माण करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। एक अवस्था किशोरावस्था जिसमें बच्चे परिवार से स्वतंत्रता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का सामान्यता निर्माण करते हैं। जबकि किशोरावस्था बाल अवस्था और वयस्कता के बीच एक माध्यमिक अवस्था सॉरी किशोरावस्था बाल अवस्था और वयस्कता के बीच एक माध्यमिक अवधि है जो सामान्यतः 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के बीच होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन के क्वेश्चन आप लोग तब कर पाओगे जब आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग एजर्सन रीजन के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स, जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे तो आप लोग तभी एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कथन में क्या क्या रहा है, एजर्सन में क्या क्या रहा है। दिया गया शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक जरूरी है कि एक बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका विकास है, बच्चों के जो विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट आयु को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ठीक, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास एक निश्चित आयु सीमा के अंदर तक बच्चों का शारीरिक विकास एक निश्चित आयु सीमा के अंदर व्यापक रूप से विभिन्न हो सकता है। एक सीमा को देखने से शारीरिक विकास में विशिष्ट प्रगति और व्यक्तिगत अंतर की अधिक व्यापक समझ मिलती है। तो इसीलिए आपका एजर्सन आपका सही होगा। जो आपका रीजन है, रीजन क्या दिया गया? बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो बच्चों की वृद्धि और विकास में काफी व्यक्तिगत अंतर होते हैं जो एक सीमा तक देखने का एक वैध कारण है। वे व्यक्तिगत अंतर आनुवंशिकी, पर्यावरण और
पोषण जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कि बच्चों के शारीरिक विकास में भिन्नता होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। अब आपको बताना है कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। ठीक, तो विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सीक्वेंस में जो आपका डेवलपमेंट है चलता है। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारंपरिक अंतक्रिया का परिणाम है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो आपके मूर्त संक्रियात्मक में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, यानी कि जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तीसरी अवस्था है, जो सामान्यतः 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। जो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे पूर्व अवस्था की तुलना में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रगति दिखाते हैं। इस अवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि केंद्रीयता की सीमा को दूर करने की क्षमता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एजर्सन 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तो यह आपका एजर्सन सही है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले होती है, बच्चे प्रायः संरक्षण की अवधारणाओं के साथ संघर्ष करते हैं। वे ऊंचाई या चौड़ाई जैसे अवधारणात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना और शायद अभी तक यह नहीं समझते हैं कि वे परिवर्तन किसी पदार्थ के वास्तविक मात्रा में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपका एजर्सन आपका सही होगा। और रीजन दिया गया है कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए आपका रीजन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो आपका तर्क है, तर्क मूर्त संज्ञात्मक अवस्था की विशेषता तार्किक चिंतन के उपद्रव और समस्याओं को अधिक व्यवस्थित और संगठित तरीकों से हल करने की क्षमता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चे संरक्षण को समझ सकते हैं और केंद्रीकरण को लागू कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, कोल्सबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। कोल्सबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता सापेक्षता अभिविन्यास चरण का लक्षण व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। यह कोल्सबर्ग के मॉडल का दूसरा चरण है, जो पूर्व परंपरागत नैतिकता सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। इस चरण में व्यक्ति समझते हैं कि वे दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नैतिकता को समतुल्य विनिमय या उचित सौदों के संदर्भ में माना जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वेगोट्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा अंतःविषयकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। जो आपकी अंतःविषयकता है, इस प्रक्रिया को संदर्भित करती है कि जिसके द्वारा दो प्रतिभागी दो अलग अलग समझ के साथ एक कार्य को करते हैं, अंत क्रिया करते हैं और एक साझा समझ पर पहुंचते हैं। वेगोट्स्की के लिए सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के लिए मौलिक था। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लेव वेगोट्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या है। तो जो आपकी भाषा है, भाषा एक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि भाषा बच्चों का अनुभव साझा करना और ज्ञान प्राप्त करना और समस्याओं को इस तरह से हल करने में सक्षम बनाती है जो अकेले व्यक्तिगत संज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा प्रगतिशील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, यानी कि प्रोग्रेसिव।
जो आपका एक प्रगतिशील कक्षा है वह है जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा शास्त्र और आकलन विधियों को अपनाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण एक ही मात्र पैमाना नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, एडर्सन सही है, क्योंकि जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं कई अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं और उनमें से सभी प्रत्यक्ष IQ स्कोर से जुड़े नहीं है। कुछ बच्चे सृजनात्मक, नेतृत्व, कला या अन्य विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। और रीजन है आपका दिया गया है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो भी आपका बिल्कुल रीजन सही है, जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एडर्सन की। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वेगोट्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निजी वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच और बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को विनियमित करते हैं और समस्याओं को हल करना, कार्यों को प्रबंधन करने के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं। अतः शिक्षकों को इसे हतोत्साहित करने के बजाय इसके उद्देश्य को समझना चाहिए और इसे संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुलाबी रंग को लड़कियां और नीले रंग के लड़कों से जोड़ कर देखना डैश का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता। जो आपके जेंडर रूढ़िवादिता है उन गुण या विशेषताओं के बारे में सामान्यीकृत विचारों या पूर्व धारणाओं को संदर्भित करती हैं जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा उनके जेंडर के आधार पर निभाई जाती हैं या विचार की गई। कुछ रंग विशेष रूप से लड़कियां या लड़कों के लिए है या जेंडर रूढ़िवादिता का एक सामान्य उदाहरण है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कथन दिया गया है, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिए गए। दिया गया है आपका जो कथन है, कथन में दिया गया शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसी संस्कृति वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाए। तो आपका एजर्सन आपका सही होगा। और व्याख्या क्या, शिक्षकों को बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं या बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो आपका बिल्कुल ही सही है, जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एडर्सन की। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है कि निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका सतत और समग्र मूल्यांकन है यानी कि CC पैटर्न है, आकलन की एक ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य पूरे शैक्षणिक वर्षों में निरंतर आधार पर छात्रों के विकास के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। सतत और समग्र मूल्यांकन CC में शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक सहित छात्र के विकास के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए आकलन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शामिल है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। इस प्रश्न के लिए उत्तरदाता को गहनता से चिंतन, जेंडर रूढ़िवादिता की अवधारणा का विश्लेषण करने और उन्हें चुनौती देने और संबोधित करने के लिए विभिन्न कार्य नीतियां या उपागम के साथ आने की आवश्यकता है या आलोचनात्मक चिंतन विचार और एक विशेष संदर्भ में ज्ञान और समझ के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए विद्यालय में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? तो वो उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपका मॉरल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उसका उपयुक्त समायोजन है? तो यानी कि जिसकी दृष्टि कम है, तो कम दृष्टि वाले छात्रों की आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन सी उपयुक्त समायोजन होंगे? तो आपके प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान होगा, तो यह आपका बिल्कुल सही है। और आपका ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा प्रशिक्षित करना और काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ठीक है, यह आपका गलत होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो आपका क्या है, दृष्टि बाधित है, यानी कि उसकी दृष्टि उसको कम दिखता है, यानी कि दृष्टि बाधित बच्चा है। तो उसमें क्या होगा, बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो देखने वाली चीजें वो तो देख ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत होगा। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। यानी कि क्योंकि यह छात्रों को मानक या पारंपरिक समाधानों से परे सोचने की चुनौती देता है, या उन्हें विभिन्न संभावित उत्तरों का पता लगाना और विभिन्न रणनीतियों को आजमाने और अपने स्वयं के समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानकीकृत निर्देश। जो आपके मानकीकृत निर्देश है, जहाँ सभी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की परवाह किए बिना समान विषय वस्तु सिखाने और सिखाई जाती है और समावेशी शिक्षा में बाधा बन सकती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया है प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? तो आपका प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा और वह संबोधित किया जाए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका सीखने की प्रक्रिया में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो आपकी प्रभावशाली शिक्षण है उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ छात्र सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, नई जानकारी को अवशोषित करने और समझने में सक्षम होते हैं और उन्हें सिखाना और सीखना उसे नए संदर्भों या समस्याओं पर लागू करने में सक्षम होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब शिक्षक KWL नीति जिसमें विद्यार्थियों को निम्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं तथा उन्हें विषय के अंत में क्या सीखा अपनाना, और तो वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहा है? तो आपको किस कौशलों को बढ़ावा दे रहा है? आपके अधिसंज्ञान के ऊपर। जो आपका अधिसंज्ञान से तात्पर्य है कि किसी की अपनी सोच के बारे में सोचने या किसी की सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना और निगरानी करने और नियंत्रित करने की क्षमता से है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आपका व्याख्यान। जो आपका व्याख्यान शिक्षण की एक विधि है जहां शिक्षक प्राथमिक वक्ता और सूचना का स्रोत होता है और छात्र बड़े पैमाने पर निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा डालता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना।
ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका समस्या समाधान से तात्पर्य है कि किसी समस्या या चुनौती की पहचान करना और समाधान खोजने के चरणों के माध्यम से काम करने की प्रक्रिया से है। दैनिक जीवन की व्यक्तिगत स्थितियों से लेकर जटिल व्यावसायिक चुनौतियों तक जीवन के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करना या उससे निपटने के लिए एक ही तरीके पर अटक जाते हैं तो यह आपको यह संभावित रूप से अधिक प्रभावी रणनीतियां या समाधानों पर विचार करने से रोक सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया है स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड अधिसंज्ञान। जब आपका अधिसंज्ञान का तात्पर्य है कि चिंतन के बारे में चिंतन या किसी की स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को पहचानने और समझने की नियंत्रित करना और मूल्यांकन करने की क्षमता से है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड छात्रों के साथ चर्चा करना, उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का डैश डर और क्षमता का डैश दृष्टिकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर कम और वृद्धिशील। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया है कि एक शिक्षक विद्यालय में निम्न विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समायोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहारों और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षक में यानी कि एक टीचर में कौन से निम्नलिखित गुण होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो आपका आंसर होगा फर्स्ट समानुभूति, देखभाल और आपका प्रामाणिकता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 सीडीपी का। सीडीपी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। तो कौन सा प्रभावी तरीका है? आपका सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि आंतरिक इच्छा और रुचि से जिसमें व्यक्तियों को बाहरी पुरस्कार या दंड की आवश्यकता के बिना अपने लिए किसी गतिविधि में संलग्न करना होता है और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक और सशक्त शिक्षण वातावरण बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आपके 12 जनवरी 2023 के सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 12 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।